नमस्ते, मैं हूं आपके साथ जसप्रीत कौर। कोरोना केसेस काफी तेजी से बढ़े हैं। ऐसे में मास्क सबसे बड़ा हथियार है। हम आपसे बार बार अपील कर रहे हैं कि आप मास्क पहनें। जब भी आप मास्क पहने, सही तरीके से पहने, अपने मुंह और नाक को कवर करें। इसको लेकर के न्यूज 18 इंडिया ने कैंपेन भी शुरू किया है, #मास्क पहनो इंडिया। आप खुद से ये प्रण लीजिए कि जब तक ये महामारी है और आप जहां कहीं भी जाएंगे, मास्क नहीं उतारेंगे। कोरोना की जांच को लेकर आईसीएमआर बड़ा फैसला किया है। आईसीएमआर ने घर में कोरोना का टेस्ट करने के लिए एक रैपिड एंटीजन टेस्ट किट को मंजूरी दे दी है। इस किट के जरिए लोग नाक के जरिए सैंपल लेकर संक्रमण की जांच कर पाएंगे। इसके इस्तेमाल के लिए नई एडवाइजरी भी जारी की गई है। आईसीएमआर की ओर से जारी बयान के मुताबिक घर में जांच सिर्फ वही लोग कर सकेंगे जिनमें कोरोना के लक्षण हो या फिर वो किसी कोरोना संक्रमित के संपर्क में आए हों। घर में जांच के लिए गूगल प्ले स्टोर और एप्पल स्टोर से एक ऐप डाउनलोड करना होगा। मोबाइल ऐप के जरिए पॉजिटिव और नेगेटिव रिपोर्ट मिलेगी। इस रैपिड एंटीजन किट से घर बैठे कोरोना की जांच हो पाएगी। किट के जरिए अपनी नाक से सैंपल लेना होगा। इसके लिए उस टेस्ट स्ट्रिप की फोटो लेनी होगी। ये फोटो उसी फोन से लेनी होगी जिस पर टेस्ट के लिए ऐप डाउनलोड होगा। ऐसा करने के बाद मोबाइल फोन का डेटा सीधे आईसीएमआर के टेस्टिंग पोर्टल पर स्टोर हो जाएगा। इस टेस्ट के जरिए जिनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आएगी उन्हें संक्रमित माना जाएगा। फिर किसी दूसरे टेस्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी। पॉजिटिव लोगों को आईसीएमआर और हेल्थ मिनिस्ट्री की गाइडलाइंस माननी होंगी। गुजरात में टाउटे तूफान तो गुजर गया, लेकिन इसके बाद वहां हुई जोरदार बारिश ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी। मौसम विभाग का अनुमान है कि गुजरात में हालात धीरे धीरे पटरी पर लौट आएंगे, लेकिन इस दौरान वहां के कई इलाकों में बारिश हो सकती है। और मौसम विभाग का यह अंदाजा सही साबित हुआ, क्योंकि राज्य के कई इलाकों में तूफानी बारिश हुई। अहमदाबाद से आई तस्वीरें तो डराने वाली थीं, क्योंकि वहां जो बारिश हुई वो किसी तूफान से कम नहीं लगी। वहां इतनी तेज हवा चली कि दूसरी कोई आवाज ही सुनाई नहीं दी। रही सही कसर मूसलाधार बारिश ने पूरी कर दी। तूफानी बारिश में उड़ते पेड़ देखकर ऐसा लगा कि वो कभी भी गिर जाएंगे। सूरत में भी बारिश ने लोगों को कम परेशान नहीं किया। वहां बादल इतनी जोर से बरसे कि पेड़ों की टहनियां टूटकर जमीन पर गिर गईं। बारिश की वजह से वहां की सड़कों पर सन्नाटा पसरा रहा और इक्का दुक्का गाड़ियां ही गुजरती दिखी। मौसम विभाग ने बताया कि अब राज्य के उत्तरी इलाके में बारिश के आसार हैं। हो सकता है नॉर्थ गुजरात में बनासकांठा, साबरकांठा, पाटन में कुछ जगहों में बारिश होने का अनुमान है कि टाउटे तूफान अब गुजरात से निकल चुका है और राजस्थान होते हुए उत्तर प्रदेश पहुंचेगा। मुंबई के पास अरब सागर में फंसे लोगों को बचाने के लिए नेवी और कोस्ट गार्ड का सबसे बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। वहां अभी भी 49 लोग फंसे हुए हैं, जिन्हें सुरक्षित निकालने के लिए रात भर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। समंदर में फंसे लोगों को बचाने का एक और वीडियो सामने आया है, जो आईएनएस कोची का है। इस वीडियो में दिखा कि कैसे समंदर की तेज लहरों के बीच फंसे लोगों को सर्च लाइट की मदद से ढूंढा जा रहा है और फिर उन्हें सुरक्षित जहाज पर लाया जा रहा है। कुछ ऐसी तस्वीरें भी सामने आई जिनमें जहाजों पर सुरक्षित लाए गए लोग हाथ जोड़कर आभार जता रहे हैं। तो दो तस्वीरें आपके सामने हैं और 49 लोग जो अभी भी फंसे हुए हैं उनको बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। दूसरी तस्वीर में आप देखिए, जो लोग जिंदगी की जंग जीत गए, जिनको बाहर निकाला गया, वो जान बचने पर शुक्रिया कह रहे हैं और आभार व्यक्त कर रहे हैं नेवी का, इसके अलावा कोस्ट गार्ड की टीमों का, जिन्होंने इन्हें सुरक्षित निकाला। इजरायल के कब्जे वाले वेस्ट बैंक में खून का घूंट पीकर बैठे फिलिस्तीनियों के सब्र का बांध ऐसा टूटा कि वो वहां तैनात इजरायल की सेना पर ही टूट पड़े। गाजा पट्टी पर एक हफ्ते से ज्यादा वक्त से जारी इजरायल के हमलों में 200 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। और इसी बात पर फिलिस्तीन के लोगों में बदले और गुस्से की ऐसी ज्वाला भड़की कि उसने हर तरफ आग लगा दी। सैकड़ों प्रदर्शनकारी इजरायल से हिसाब बराबर करने के लिए उसकी सेना के एक चेक पॉइंट के पास जुटे और गाजा में अपने फिलिस्तीनी भाइयों के हक की आवाज उठाने के लिए उन्होंने जोर शोर से नारेबाजी की। प्रदर्शनकारी दिन के उजाले में सूरज तले ही आतिशबाजी करते भी नजर आए। इजरायल की सेना एक पहाड़ी पर तैनात थी।
इसलिए प्रदर्शनकारी उससे लोहा लेने के लिए पास के एक मैदान में जम गए। लेकिन इजराइल के सैनिकों ने आंसू गैस के इतने गोले दागे कि लोग भागने पर मजबूर हो गए। हालांकि वेस्ट बैंक के कुछ इलाकों में लोगों ने इजराइल के खिलाफ शांति से भी विरोध प्रदर्शन किया और फिलिस्तीनियों को आजाद करने की मांग की। बड़े बूढ़ों के साथ छोटे छोटे बच्चे तक गाजा में इजराइल के हमलों के खिलाफ सड़क पर डटे नजर आए। लेकिन सिर्फ सड़क पर कोहराम मचाकर ही नहीं बल्कि हड़ताल करके भी फिलिस्तीन के लोगों ने अपना गुस्सा जाहिर किया। वेस्ट बैंक समेत यरूशलेम और इजराइल के दूसरे इलाकों में बसे फिलिस्तीनी समुदाय के लोगों ने अपनी दुकानों के शटर गिरा दिए, जिससे बाजारों की रौनक छिन गई और सड़कों का नजारा तो ऐसा हो गया जैसे वहां कर्फ्यू लगा हो। यूपी में पंचायत चुनाव में शिक्षकों की मौत पर सियासी घमासान छिड़ गया। उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव में तैनात हुए टीचरों की कोरोना से हो रही मौत के मामले पर सियासत तेज हो गई। प्रियंका गांधी ने इस मुद्दे पर एक ट्वीट कर उत्तर प्रदेश शिक्षक संघ का हवाला दिया और आरोप लगाया कि राज्य में 1600 से ज्यादा टीचरों की मौत हुई है, जबकि योगी सरकार ये संख्या महज 3 ही बता रही है। प्रियंका गांधी के इस ट्वीट के बाद समाजवादी पार्टी ने भी इस मुद्दे पर योगी सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया। सरकार क्यों नहीं शिक्षक संगठन को बुला के बैठाती और उनके सामने एक ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दे, पता चल जाएगा कितने लोगों की मौतें हुई हैं। विपक्ष का हमला तेज हुआ तो सरकार ने भी पलटवार करने में देर नहीं की। अखिलेश यादव जी भी ट्वीट करते हैं, वही देखा देखी प्रियंका वाड्रा भी करते हैं, तो उन लोग ट्वीट के एक रानी है एक राजा है। जयपुर में ड्रग्स कंट्रोल डिपार्टमेंट की टीम ने कई दवा दुकानों पर छापेमारी की। ये कार्रवाई कोरोना के इलाज में काम आने वाली दवाओं और उपकरणों की कालाबाजारी की शिकायत मिलने पर की गई। इस दौरान विभाग ने 11 दवा दुकानों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उनके लाइसेंस निलंबित कर दिए। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने कोरोना की तीसरी लहर के खतरे पर अधिकारियों के साथ बैठक की। इस बैठक में तीसरी लहर से निपटने के लिए पहले से ही पुख्ता तैयारियां करने पर चर्चा हुई। साथ ही ऐलान किया गया कि बच्चों को कोरोना से बचाने के लिए विशेष टास्क फोर्स बनाई जाएगी। पश्चिम बंगाल के पूर्व सीएम बुद्धदेव भट्टाचार्य की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई। इसके बाद उन्होंने खुद को घर में ही क्वारंटीन कर लिया। महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे शुक्रवार को कोंकण इलाके का हवाई दौरा करेंगे और टाउटे तूफान से हुए नुकसान का जायजा लेंगे। पीएम मोदी आज 10 राज्यों के 54 जिलों के जिलाधिकारियों से कोरोना के हालात पर बात करेंगे। पीएम मोदी आज पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, पुदुचेरी, राजस्थान, महाराष्ट्र, झारखंड, उड़ीसा, केरल और हरियाणा के डीएम से बात करेंगे। इस बीच इन राज्यों के मुख्यमंत्री भी मौजूद रहेंगे। ये बैठक 11 बजे शुरू होगी। जिन राज्यों के डीएम बैठक में हिस्सा लेंगे वो उन राज्यों के हैं जहां कोरोना के मामलों में भारी उछाल देखा गया है। इससे पहले पीएम मोदी ने 18 मई को 9 राज्यों के 46 जिलाधिकारियों से कोरोना के हालात पर चर्चा की थी। दिल्ली के करोल बाग इलाके में डीडीए की जमीन पर बनी गरीबों की एक बस्ती में कोरोना वैक्सीन लगवाने के लिए जागरूकता अभियान चलाया गया। बताया गया कि डर की वजह से वहां के लोग टीका लगवाने से कतरा रहे थे, जिसके बाद कलाकारों की मदद से उन्हें जागरूक करने की पहल की गई। इन लोगों को समझाने के लिए नुक्कड़ नाटक और कोरोना पर बनाए गए गीत का भी सहारा लिया गया। सामने आई एक तस्वीर में कुछ कलाकार गाना बजाना करते दिखाई दिए तो कुछ कलाकार तरह तरह की वेशभूषा में लोगों का मनोरंजन करते नजर आए। इतना ही नहीं, बस्ती के लोगों से कोरोना नियमों का पालन करने की अपील भी की गई। कोरोना बहुत ज्यादा है, घर पे रहे, बेवजह कोई भी घर से बाहर न जाए। दावा किया गया कि इस अभियान से लोगों में जागरूकता आई है। नुक्कड़ नाटक के बाद अब काफी लोगों में इस चीज का रुझान आया है, वैक्सीन लगवा रहे हैं। इस अनोखे अभियान को वहां की पुलिस और उस बस्ती के लोगों की मदद से चलाया गया। हालांकि इस दौरान कोरोना से बचाव के लिए बनाए गए नियमों की अनदेखी भी हुई। गुजरात के अहमदाबाद से रोंगटे खड़े कर देने वाला एक वीडियो सामने आया, जहां रिहायशी इलाके में बनी एक 5 मंजिला इमारत अचानक से ढह गई, जिसको देखकर पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। हालांकि राहत की बात यह रही कि इस हादसे से पहले ही इमारत में रहने वाले सभी लोग बाहर निकल आए थे, लेकिन उन्हें इतना वक्त नहीं मिल पाया कि वो अपना सामान भी साथ लेकर बाहर निकल पाते। वहीं आसपास मौजूद कई लोगों ने इस घटना का वीडियो भी बनाया। तो आप ये गुजरात के अहमदाबाद की तस्वीरें देखिए। यहाँ पर इस तरीके से ये इमारत गिरी, उसके बाद हड़कंप मच गया। आसपास के लोग वहां पर पहुंचे तो ये रोंगटे खड़े करने वाली तस्वीरें सामने आई है। रिहायशी इलाके में ये 5 मंजिला इमारत थी जो अचानक से गिर जाती है। पूरे इलाके में इस घटना के बाद हड़कंप मचता है। हालांकि राहत की बात यह रही कि इस हादसे से पहले ही इमारत में रहने वाले सभी लोग बाहर निकल आए थे, लेकिन उन्हें इतना वक्त नहीं मिल पाया कि वो अपना
सामान भी साथ लेकर बाहर निकल पाते और नुकसान काफी हुआ है। कैरिबियाई देश हैती की राजधानी पोर्टो प्रिंस में एक बार फिर राष्ट्रपति के इस्तीफे की मांग को लेकर जोरदार प्रदर्शन हुआ। वहां 27 जून को संविधान में बदलाव के लिए जनमत संग्रह की तैयारी है, लेकिन लोग इसे राष्ट्रपति की चाल बताते हुए सड़कों पर उतर आए और टायर इकट्ठा करके उनको आग के हवाले कर दिया। बीच सड़क पर रखे टायर तेजी से जलने लगे, जिनसे आग की लपटों के साथ काले धुएं का गुबार उठता नजर आया, जिसकी वजह से उस रास्ते पर कई घंटों के लिए आम लोगों को आने जाने में मुश्किल का सामना करना पड़ा। इस बीच भारी तादाद में प्रदर्शन में शामिल हुए लोगों में कुछ चलती गाड़ी पर प्लेकार्ड थामे खड़े नजर आए, तो कईयों ने पोस्टर, बैनर और झंडे पकड़कर नारेबाजी करते हुए पैदल मार्च निकाला। एक तरफ जहां राष्ट्रपति के खिलाफ सड़क पर हंगामा चलता रहा, तो दूसरी ओर राष्ट्रपति मोइज ने हैती में चल रहे विरोध को देश के विकास में बाधा बताया और इसको जल्द खत्म करने के इरादे से विपक्ष को इस मामले पर चर्चा के लिए बुलाया। द फैमिली मैन 2 का ट्रेलर जारी हो गया। मनोज बाजपेयी की वेब सीरीज द फैमिली मैन 2 का ट्रेलर जारी कर दिया गया। ये सीरीज 4 जून को रिलीज होगी। दिल्ली के मंत्री इमरान हुसैन ने बीजेपी सांसद प्रवेश वर्मा को कानूनी नोटिस भेजा। इमरान हुसैन ने बताया कि उन पर ऑक्सीजन की कालाबाजारी के झूठे आरोप लगाए गए। राजस्थान सरकार ने राज्य में कोरोना मरीजों में म्यूकोरमाइकोसिस यानी ब्लैक फंगस के बढ़ते मामलों के बाद इसे महामारी घोषित कर दिया। राज्य में ऐसे कोरोना मरीजों जिनमें ये बीमारी हो रही है, उनकी बढ़ती संख्या को देखते हुए ये फैसला लिया गया। पूर्व कांग्रेस नेता पीसी चाको को एनसीपी ने केरल में अपना प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त कर दिया। उन्होंने इसी साल मार्च में कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दिया था। मध्य प्रदेश के मंत्री तुलसी सिलावट की पत्नी के ड्राइवर का नाम रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी में आने से सियासी घमासान मच गया। एक दिन पहले इस मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया था, जिसने मंत्री की पत्नी के ड्राइवर को कालाबाजारी का मास्टरमाइंड बताया। तुलसी सिलावट जी की घरवाली की गाड़ी चलाता मंत्री जी के वास्ते उसने कई लोगों को उसने इंजेक्शन दिलवाया। पकड़े गए आरोपी ने कबूला कि वो कई गुना दाम बढ़ाकर इंजेक्शन बेचा करता था। मामला सामने आने के बाद कांग्रेस पार्टी शिवराज सरकार पर हमलावर हो गई। सरकार ने दिए या किसने दिए, इसका जवाब दे और तत्काल रूप से अपना इस्तीफा मंजूर दे। कांग्रेस के हमले के बाद तुलसी सिलावट ने भी मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की। जांच को कानून अपना काम करे और दोषी व्यक्ति पे कार्रवाई होना चाहिए। मैं तो इस पक्ष में हूँ। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के इतने दिनों बाद भी सियासी हिंसा का दौर थमता नहीं दिख रहा। ताजा मामला बीती रात आसनसोल शहर के जामुड़िया इलाके का है, जहां टीएमसी और बीजेपी समर्थकों के बीच जमकर हिंसक झड़प हुई। बताया गया कि इस बीच दोनों पार्टियों के समर्थकों ने एक दूसरे पर बम भी फेंके। झड़प की इस घटना में 6 से ज्यादा लोग घायल हो गए। हिंसा की इस घटना के लिए टीएमसी और बीजेपी दोनों के समर्थकों ने एक दूसरे पर आरोप लगाए। हिंसा के बाद वहां बड़ी संख्या में पुलिस के जवानों की तैनाती कर दी गई। ड्राइविंग के शौकीन अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने मिशिगन में एक छोटा इलेक्ट्रिक ट्रक चलाकर दिखाया। उन्होंने इलेक्ट्रिक गाड़ियों को बढ़ावा देने के लिए एक बड़े पैकेज का ऐलान भी किया। और इसी कड़ी में उन्होंने गाड़ी बनाने वाली कंपनी फोर्ड के प्लांट का दौरा किया, जहां उन्होंने कंपनी के नए इलेक्ट्रिक ट्रक को चलाकर दिखाया। बाइडेन ने इस गाड़ी से ट्रैक के कई चक्कर लगाए। कुछ देर तक ड्राइविंग करने के बाद उन्होंने पत्रकारों से भी बात की। हालांकि इस दौरान उनकी सुरक्षा का भी ध्यान रखा गया। बताया गया कि फोर्ड का यह छोटा इलेक्ट्रिक ट्रक एक बार चार्ज होने पर करीब 480 किलोमीटर तक चल सकता है। यूपी के झांसी में पानी की किल्लत से परेशान कुछ लोगों ने हाईवे पर अपने बर्तन रखकर प्रदर्शन किया। इन प्रदर्शनकारियों ने प्रशासन पर पानी की बढ़ती समस्या को नजरअंदाज करने का आरोप लगाया, जिसके विरोध में ये लोग खाली बर्तन लेकर हाईवे पर जमा हो गए। इन लोगों ने अपने खाली बर्तनों से हाईवे पर एक दीवार बना दी, जिससे आने जाने वाली गाड़ियों का रास्ता बंद हो गया। पानी के लिए हुए इस प्रदर्शन की वजह से वहां लंबा जैम लग गया, लेकिन इन प्रदर्शनकारियों ने किसी भी गाड़ी को आगे नहीं बढ़ने दिया। पानी की बहुत जटिल समस्या। इसके बाद पुलिस वहां पहुंची और लोगों को समझा बुझाकर जैम खुलवाया। बच्चों पर टीके के ट्रायल के मुद्दे पर दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार से जवाब मांगा। न्यूज़ 18 के अमित सिंह की रिपोर्ट है कि कोवैक्सीन का 2 से 18 साल के बच्चों पर जो ट्रायल होना है, उसको अदालत में चुनौती दी गई और ये जानकारी दी गई कि कानून के हिसाब से जिस पर ट्रायल हो रहा है उसकी सहमति जरूरी है, जबकि इस उम्र के बच्चे नाबालिग होते हैं। ऐसे में उनकी मंजूरी कानूनन मायने नहीं रखती।
जिस पर दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र को नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने के लिए कहा। हालांकि 2 से 18 साल के बच्चों पर कोवैक्सीन के ट्रायल पर किसी तरह की रोक नहीं लगाई। बिहार के नालंदा में एक शादी समारोह में लोगों पर कोरोना नियमों को तोड़ने का आरोप लगा। आरोप है कि वहां रोक के बावजूद शादी में तेज आवाज में गाने बजाए गए और जमकर डांस हुआ। इस बीच वहां ना तो किसी ने मास्क लगाया और ना ही एक दूसरे से जरूरी दूरी का ध्यान रखा। लॉकडाउन में शादी के समय कोरोना नियमों को तोड़ने पर पुलिस ने भी सख्त रवैया अपनाया। खबर मिलने के बाद पुलिस शादी वाली जगह पर पहुंची और आयोजकों से पूछताछ की। कोरोना के खात्मे के लिए कई जगहों पर लोगों ने हनुमान चालीसा का पाठ करने के बाद हवन किया। इन लोगों का मानना है कि हवन करने से हवा में फैला वायरस खत्म हो जाएगा और हवा शुद्ध हो जाएगी। इसके लिए मध्य प्रदेश के मंदसौर में एक गांव में कुछ लोग हनुमान मंदिर पर इकट्ठा हुए। उन्होंने हवन कुंड में गाय के गोबर के उपले और दूसरी सामग्री डालकर पूरे विधि विधान से पूजा की। ओम प्रजापते नमः स्वाहा। पूजा करने के बाद उन्होंने इस हवन कुंड को सामान ढोने वाली एक छोटी गाड़ी में रख लिया। उसे पूरे गांव में घुमाया। किसी ने उसमें घी की आहुति दी तो कई लोगों ने घरों से बाहर निकलकर हाथ जोड़े। हमारे पर्यावरण को और हमको स्वयं को एक ऊर्जा देती है। कुछ इसी तरह उत्तर प्रदेश के मेरठ में एक बीजेपी नेता ने कोरोना के विनाश के लिए हनुमान चालीसा का पाठ करवाया और हवन करने के बाद हवन कुंड को एक ठेले पर रख लिया। फिर वो कुछ लोगों के साथ मिलकर पूरे इलाके में घूमे। बीजेपी नेता कुछ देर में शंख बजाते रहे और उनके साथ मौजूद लोग जयकारे लगाते रहे। हवा को शुद्ध करने के मकसद से इसी तरह ये लोग गली गली घूमे। दिल्ली और आसपास के इलाकों में रुक रुक कर दिन भर बारिश होती रही। टाउते तूफान का असर दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में भी देखने को मिला। वहां लगातार हो रही बारिश से तापमान गिर गया। रिमझिम बारिश होती जा रही है और ऐसे में तेज हवाएं भी आज दिल्ली में चल रही है। दिल्ली के इंडिया गेट पर भी लगातार पानी बरसने से सड़कें गीली दिखी। मौसम विभाग ने आगे भी बारिश होने का अनुमान जताया। 2 दिन तक बारिश होती रहेगी तो टेम्परेचर में भी काफी गिरावट दर्ज की गई है। चांद की कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो गईं, जो बताया गया कि पुणे के एक 16 साल के छात्र प्रथमेश जाजू ने खींची हैं। इन तस्वीरों में चांद काफी साफ और खूबसूरत दिखाई दे रहा है। इतना ही नहीं, चांद की सतह पर मौजूद गड्ढों को भी आसानी से इन तस्वीरों में देखा जा सकता है। 38 to 40 आवर्स में मैंने उसे प्रोसेस किया और फिर उसके बाद वो इमेज हमें मिली। कर्नाटक के सीएम बीएस येडियुरप्पा ने कोरोना संकट के बीच 1250 करोड़ रुपए के राहत पैकेज का ऐलान किया। इसमें ऑटो और टैक्सी ड्राइवरों को 3-3 हजार रुपए दिए जाएंगे। साथ ही मजदूरों को भी 2000 से 3000 रुपए की आर्थिक मदद मिलेगी। इसके अलावा फूलों की खेती करने वालों को 10,000 रुपए प्रति हेक्टेयर के हिसाब से दिए जाएंगे। इजरायल ने कोरोना संकट से निपटने के लिए कई ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर और दवाएं दिल्ली भेजी। वैक्सीन की कमी पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का बयान आते ही विपक्ष केंद्र सरकार पर हमलावर हो गया, क्योंकि उन्होंने वैक्सीन बनाने का काम कई कंपनियों को देने की सलाह दी। इसी बात की डिमांड ज्यादा होती है और सप्लाई कम होता है तो प्रॉब्लम क्रिएट होता है। तो ये वैक्सीन वाली कंपनी एक के बजाय 10 लोगों को लाइसेंस दे और रॉयल्टी भी ले। जिसके बाद कांग्रेस ने गडकरी के बयान के बहाने केंद्र सरकार को घेर लिया। इस पार्टी में मोदी जी और अमित शाह जी के अलावा किसी की आवाज सुनी नहीं जाती। हालांकि बाद में नितिन गडकरी ने ट्वीट कर यह साफ किया कि उन्हें यह नहीं पता था कि सरकार पहले ही वैक्सीन बनाने के लिए कई कंपनियों से संपर्क कर चुकी है। पश्चिम बंगाल में सीबीआई ने हाईकोर्ट से टीएमसी नेताओं के मामले को दूसरे राज्य में ट्रांसफर करने की अपील की। 2 दिन पहले नारदा मामले में इन टीएमसी नेताओं को गिरफ्तार किया गया था। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल का दौरा किया और वहां कोरोना के ताजा हालात की जानकारी ली। साथ ही उन्होंने डॉक्टरों का भी हौसला बढ़ाया। भोपाल में कोरोना से ठीक हो चुके मरीजों में फंगल इन्फेक्शन के मामले काफी बढ़ रहे हैं। यही नहीं, दावा है कि वहां लोगों को इसके इलाज के लिए इंजेक्शन मिलने में काफी दिक्कत आ रही है। अमेरिका के कैलिफोर्निया में एक बस पर गोलीबारी की गई। बस पर यह हमला उस वक्त किया गया जब बस में सवार सभी लोग एक महिला के जन्मदिन का जश्न मना रहे थे। अचानक हुए इस हमले में किसी को भी संभलने का मौका नहीं मिला, जिसकी वजह से बस में सवार 2 महिलाओं की मौत हुई जबकि 5 लोग घायल हो गए। बताया गया कि बस पर गोलीबारी की इस वारदात को 2 हमलावरों ने अंजाम दिया, जिन्होंने वहां अचानक फायरिंग शुरू कर दी। वैक्सीन लगाने पर नेशनल एक्सपर्ट ग्रुप की सिफारिशों को स्वास्थ्य मंत्रालय ने मंजूरी दे दी। न्यूज़ 18 के रवि सिंह की रिपोर्ट है कि नए दिशा निर्देश के मुताबिक कोरोना से ठीक होने के 3 महीने के बाद आप टीका लगवा सकते हैं
और पहली डोज लगने के बाद अगर कोई वायरस की चपेट में आता है तब भी ठीक होने के 3 महीने बाद दूसरी खुराक लगवा सकते हैं। जबकि किसी दूसरी गंभीर बीमारी का मरीज अगर किसी अस्पताल या आईसीयू में भर्ती हुआ हो तो उनको 4 से 8 हफ्ते बाद टीका लगवाना है। नए नियम में स्तनपान कराने वाली महिलाओं से भी वैक्सीन लगवाने की अपील की गई। हालांकि गर्भवती महिलाओं को लेकर अभी फैसला नहीं हुआ। बिहार के नालंदा से हैरान करने वाला एक वीडियो सामने आया जिसमें कुछ लोगों ने एक डॉक्टर की जमकर पिटाई की। आरोपी कि इस डॉक्टर ने इलाज के नाम पर एक महिला का रेप किया, जिससे गुस्साए लोगों ने इस डॉक्टर को डंडों से पीटा। मारपीट के समय इन लोगों ने उसकी शर्ट भी उतारी। एक आदमी तो उसकी बेल्ट से पिटाई करने लगा। भीड़ में शामिल एक महिला ने भी उसे डंडे से जमकर मारा। उस डॉक्टर से उठक बैठक भी करवाई गई। वो लगातार उसे छोड़ने के लिए गुहार लगाता नजर आया। मारपीट से बचने के लिए उसने उन लोगों की हर बात पर हामी भी भरी। आज के बाद में क्या? उत्तर प्रदेश के गांवों में कोरोना चेन तोड़ने के लिए बनाए गए राज्य सरकार के प्लान का असर दिखने लगा और वहां कोरोना मरीजों की संख्या में कमी आने का दावा किया गया। राज्य के गांवों में जब कोरोना के मामले बढ़े तो इससे निपटने के लिए बड़े कदम उठाए गए और मुख्यमंत्री और मंत्रियों समेत आला अधिकारी गांवों में पहुंचने लगे। यही नहीं, वहां कोरोना टेस्ट और मरीजों के इलाज पर खास ध्यान दिया गया। उत्तर प्रदेश के अलग अलग शहरों के जिलाधिकारी भी खुद ग्राउंड जीरो पर पहुंचे। लखनऊ में भी डीएम ने गांवों में जाकर लोगों को जागरूक किया। वो वहां की गलियों में घूमे और घर घर जाकर लोगों से उनकी तबीयत पूछी। उनके साथ जांच करने के लिए टीम भी मौजूद रही जिसने लोगों की थर्मल स्क्रीनिंग की। डीएम ने कोरोना से बचाव के लिए मास्क भी बांटे। सबके इस्तेमाल के लिए, ठीक है ना? अभी टेस्टिंग कर लीजिए। रायबरेली के गांव में भी कोरोना जांच तेज कर दी गई। मऊ जिले में भी सरकार की ओर से कोरोना फैलने से रोकने के लिए जरूरी कदम उठाए गए और गांव के लोगों को जागरूक करने के साथ साथ उनकी जांच भी की गई। हमारी आशा बहु हैं, घर घर दवाई सबको वितरित कर रही है। दावा किया जा रहा है कि सरकार की इसी प्लानिंग की वजह से गाँवों में कोरोना फैलने से रोकने में एक हद तक कामयाबी मिली। संदेशा था कि ग्रामीण क्षेत्र में बहुत तेजी से फैलेगा, वो उस प्रकार से फैल नहीं पाया। हाल ही में उत्तर प्रदेश के गांवों में योगी सरकार की ओर से चलाए जा रहे ट्रेसिंग, टेस्टिंग और ट्रीटमेंट के इस फॉर्मूले की WHO ने तारीफ भी की थी, क्योंकि इस प्लानिंग के तहत अलग अलग गांवों में घूमकर करोड़ों लोगों का टेस्ट किया गया और जरूरतमंदों को समय पर इलाज मिला। दावा किया गया कि उत्तर प्रदेश में करीब 4.5 करोड़ लोगों का कोरोना टेस्ट हुआ, जिनमें करीब 2.5 करोड़ लोग ग्रामीण क्षेत्रों के। यही नहीं, दावा है कि राज्य के गांवों में रोजाना 1 लाख लोगों का टेस्ट किया जा रहा है। साथ ही सरकार की ओर से लोगों को जागरूक करने और उन्हें दवा और मास्क जैसी चीजें मुहैया करवाने के लिए 70,000 से ज्यादा निगरानी समितियां बनाई गई, जिनमें आशा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता होती हैं, जो गांव-गांव घूमकर लोगों की जांच करती हैं और उन्हें मेडिकल किट देती हैं। इसके अलावा गांव की गलियों और ऐसे इलाके जहां पहुंचना मुश्किल है, वहां जाने के लिए चेतक टीमें बनाई गई हैं, जिनमें शामिल लोग मोटरसाइकिल पर बैठकर ग्रामीण क्षेत्रों में पहुंचते हैं। सिंगापुर वेरिएंट पर सियासत शुरू हो गई। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने एक दिन पहले कोरोना के सिंगापुर वेरिएंट से जुड़ा ट्वीट किया था, जिस पर सिंगापुर की सरकार ने कड़ी आपत्ति जताई। इतना ही नहीं, इस मुद्दे पर सिंगापुर में भारत के हाई कमिश्नर को तलब किया गया। सिंगापुर की आपत्ति के बाद विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ट्वीट कर कोरोना के खिलाफ चल रही जंग में सिंगापुर को अहम साथी बताया। साथ ही उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री का बयान भारत की ओर से दिया गया बयान नहीं है। इस पूरे सियासी घमासान पर आम आदमी पार्टी ने केंद्र को घेरने की कोशिश की। केजरीवाल जी को तो बच्चों की चिंता है और भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार को सिंगापुर की चिंता है। मणिपुर सरकार ने राज्य में एम्बुलेंस के सायरन की आवाज को बंद करने का आदेश दिया। इसके पीछे दलील दी गई कि कोरोना संकट में ऐसी सायरन की आवाज सुनकर लोगों में डर का माहौल पैदा हो रहा है। मुंबई के पास पालघर में कोरोना मरीजों को अस्पताल पहुंचाने के लिए बाइक एम्बुलेंस सेवा की शुरुआत की गई। ये सेवा इसलिए शुरू की गई क्योंकि गांवों से मरीजों को लाने के लिए इन बाइक एम्बुलेंस से काफी मदद मिल सकती है। दिल्ली पुलिस ने ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर की कालाबाजारी करने के आरोप में एक आदमी को गिरफ्तार किया। पुलिस को इसके पास से 6 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर बरामद हुए, जिन्हें इसके दोस्तों ने चीन से जरूरतमंदों की मदद के लिए भेजा था। राजस्थान में बीजेपी विधायक गौतम लाल मीणा का कोरोना की वजह से निधन हो गया। उनके निधन पर सीएम अशोक गहलोत समेत कई नेताओं ने दुख जताया। 55 साल के गौतम लाल मीणा प्रतापगढ़ जिले की धरियावत सीट से विधायक थे। टाउटे तूफान से तबाही के बाद पीएम के महाराष्ट्र का दौरा नहीं करने पर जबानी जंग छिड़ गई। कांग्रेस ने पीएम के गुजरात जाने और महाराष्ट्र नहीं जाने पर नाराजगी जताते हुए उन पर भेदभाव करने का आरोप लगाया। फर्क उन्हें नहीं समझना चाहिए, ये आपदा का समय है
और आपदा के समय में सबको मदद ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए। लेकिन बीजेपी ने कांग्रेस के आरोप को गलत बताया और गुजरात में तूफान से ज्यादा तबाही होने को इसकी वजह बताया। ये पूरा जो चक्रवात था इसका लैंडफॉल गुजरात में था और बहुत बड़े पैमाने पर गुजरात में नुकसान हुआ है। पेट्रोलियम मंत्रालय ने मुंबई के पास अरब सागर में हुए हादसे की जांच के लिए एक हाई लेवल कमेटी का गठन किया है। इस कमेटी में 3 सदस्य हैं जो टाउटे तूफान में जहाजों की बहने और कर्मचारियों के फंसने की जांच करेंगे। साथ ही ये इस तरह के हादसों को कैसे रोका जाए, कमेटी इसका भी सुझाव देगी। पेट्रोलियम मंत्रालय की बनाई कमेटी को 1 महीने में अपनी रिपोर्ट सौंपनी है। स्पेन के सेउता में हजारों की तादाद में पहुंचे शरणार्थियों ने वहां की सेना के लिए मुसीबत खड़ी कर दी। बेहतर जिंदगी और रोजी रोटी की तलाश में ये शरणार्थी समंदर के रास्ते स्पेन के शासन वाले इस इलाके में घुस आए, जिसके बाद समंदर किनारे शरणार्थियों का मेला देखने को मिला। कुछ लोग समंदर से निकलकर गुट बनाकर एक साथ खड़े नजर आए, तो कुछ बगल में बने टीले पर चढ़कर नीचे रेत पर कूदते दिखाई दिए। वहीं कई शरणार्थी समंदर के छोर तक पहुंचने से पहले पानी में तैरते भी दिखे। एक साथ हजारों शरणार्थियों को देखकर स्पेन की सेना हड़बड़ा गई, लेकिन अपनी निगरानी में उन्हें किनारे तक लेकर आई। इस बीच एक शरणार्थी कुछ सुरक्षा कर्मियों से बदतमीजी करता नजर आया, जिसने जबरदस्ती अपना बैग उछालकर रेत पर फेंक दिया, जिसके बाद कई सुरक्षा कर्मी शरणार्थियों को दौड़ाते भी दिखे। वहीं अगले दिन भी बॉर्डर पर वैसी ही गहमा-गहमी का सिलसिला जारी रहा। मोरक्को की तरफ वाले हिस्से पर स्पेन में घुसने के लिए लोगों का जमघट लगा दिखा, तो स्पेन की तरफ वहां की सेना समंदर में खड़े शरणार्थियों को मोरक्को लौट जाने की हिदायत देती नजर आई। लेकिन शरणार्थियों के कानों पर जूं तक नहीं लगी। समंदर के रास्ते स्पेन में घुसने की कोशिश में कई लोग घायल भी हुए। इस बीच स्पेन की तरफ से शरणार्थियों को वापस भगाने के लिए आंसू गैस भी छोड़ी गई। बताया गया कि समंदर किनारे स्पेन की धरती पर डेरा जमाए बैठे शरणार्थियों में करीब 1,500 नाबालिग भी हैं। मध्य प्रदेश के आगर मालवा में एक लड़के को सरेआम पीटने का वीडियो वायरल हुआ है। वायरल हुए वीडियो में 3 लोग डंडों से एक लड़के की बुरी तरह पिटाई करते हुए दिखे। इस बीच पिट रहा लड़का लगातार छोड़ देने की गुहार लगाता रहा, लेकिन उसे मार रहे लोगों के हाथ नहीं रुके। वो कभी लड़के के पैरों पर तो कभी पीठ पर लगातार डंडे बरसाते रहे। बताया गया कि प्रेम संबंध की वजह से लड़की के घर वालों ने उसकी पिटाई की। हालांकि ये वीडियो कब का है इसकी जानकारी नहीं मिल पाई है। खाद की कीमतों पर सरकार ने सब्सिडी को 140% तक बढ़ाने का फैसला किया। न्यूज़ 18 के अमिताभ सिन्हा की रिपोर्ट है कि सब्सिडी बढ़ाए जाने के बाद 50 किलो की एक बोरी खरीदने के लिए किसानों को 1200 रुपए ही खर्च करने होंगे। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में फॉस्फोरिक एसिड और अमोनिया की कीमतें बढ़ने की वजह से भारत में खाद की कीमतों में बड़ा इजाफा हुआ था और खेती में इस्तेमाल होने वाले उर्वरक डायमोनियम फॉस्फेट की एक बोरी की कीमत 1700 रुपए से बढ़कर 2400 रुपए तक पहुंच गई। केंद्र सरकार अभी तक इस 1700 रुपए में 500 रुपए सब्सिडी के तौर पर देती थी, जिसके कारण किसानों को एक बोरी 1200 रुपए में मिलती थी। लेकिन अब सरकार ने हर बोरी पर 500 रुपए के बजाय 1200 रुपए सब्सिडी देने का फैसला लिया। सब्सिडी में यह बढ़ोतरी 140% की है। इस फैसले की वजह से केंद्र सरकार के खजाने पर सिर्फ खरीफ के सीजन में ही 14,775 करोड़ का बोझ बढ़ जाएगा। ये फैसला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खाद की कीमतों के मुद्दे पर हुई एक उच्च स्तरीय बैठक में लिया और बैठक में प्रधानमंत्री ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय कीमतों में बढ़ोतरी का बोझ किसानों पर नहीं पड़ना चाहिए। कानपुर में एक बस हादसे का शिकार हो गई। कानपुर में एक तेज रफ्तार बेकाबू बस रेलिंग तोड़कर पुल से नीचे गिर गई। इस हादसे में बस में सवार कई लोगों को हल्की चोटें आई हैं, जिन्हें पुलिस और आसपास के लोगों की मदद से अस्पताल पहुंचाया गया। टोटल 16 लोग सवार थे। सभी को प्राथमिक उपचार दे दिया गया है। किसी को कोई गंभीर चोट नहीं है। गुजरात के गिर सोमनाथ में टाउटे तूफान से एक सोलर प्लांट बर्बाद हो गया। तूफान की चपेट में आए सोलर प्लांट की सारी प्लेट बिखर गई। हवाई सफर को प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए पेरिस में एयरलाइन कंपनी एयर फ्रांस KLM ने इको फ्रेंडली ईंधन से लंबी दूरी का अपना पहला विमान उड़ाया। ग्लोबल वार्मिंग ने दुनिया के लिए एक बड़ा संकट खड़ा कर दिया है और तेल से उड़ने वाले हवाई जहाज भारी मात्रा में प्रदूषण फैलाते हैं। इसलिए अब ऐसे ईंधनों पर जोर दिया जा रहा है जो पर्यावरण को नुकसान न पहुंचाए। उसी कड़ी में पेरिस से कनाडा के मॉन्ट्रियल तक इको फ्रेंडली ईंधन से विमान उड़ाया गया। रनवे पर एयरपोर्ट कर्मचारी हवाई जहाज में ईंधन भरते नजर आए। एकदम नए तरह के फ्यूल से भरा प्लेन उड़ाना पायलटों के लिए भी बिल्कुल नया अनुभव होने वाला था।
इसलिए वो भी विमान को आसमान में ले जाने का बेसब्री से इंतजार करते दिखे। Notre plaisir personnel de faire ça parce que ce qu'on vous montre aujourd'hui c'est बताया गया कि विमान का ईंधन पूरी तरह इको फ्रेंडली नहीं था, बल्कि पेट्रोलियम ऑयल में ही महज कुछ प्रतिशत ऐसा फ्यूल मिलाया गया था जिससे पर्यावरण को नुकसान ना हो। इसलिए पर्यावरण विशेषज्ञों ने एयरलाइन कंपनी के इस कदम को ऊंट के मुंह में जीरे जैसा बताया। Seulement via l'intégration d'un très faible pourcentage d'agrocarburants ou de biocarburants, non. जैसे ही उड़ान भरने का वक्त हुआ, रनवे पर धूल उड़ाते हुए हवाई जहाज ने टेक ऑफ किया और यात्रियों को लेकर कनाडा रवाना हो गया। फिलिस्तीन के चरमपंथी संगठन हमास और इजराइल के बीच हवाई हमले जारी हैं। हमास की तरफ से एक दिन पहले इजराइल पर कई हवाई हमले किए गए। हमास की तरफ से किए गए इन हवाई हमलों से इजराइल में कई गाड़ियों और मकानों को काफी नुकसान पहुंचा। एक के बाद एक कई रॉकेट छोड़े गए, लेकिन इजराइल ने ऐसे ज्यादातर रॉकेट को हवा में ही मार गिराया। इस बीच इजराइल ने भी गाजा पट्टी पर चरमपंथी संगठन हमास के ठिकानों को अपना निशाना बनाया। कोरोना की दूसरी लहर में अस्पतालों में बेड की कमी की वजह से घरों में ही आईसीयू बेड लगवाने की मांग बढ़ गई। खबर है कि दिल्ली में भी कई लोग इस विकल्प का इस्तेमाल कर चुके हैं और घर पर ही आईसीयू बेड लगवाकर अपना इलाज करवा चुके हैं। कई कंपनियां भी लोगों को होम आईसीयू सेटअप का विकल्प दे रही हैं। होम आईसीयू सेटअप में कंपनी की तरफ से घर पर ही वो सारी सुविधाएं दी जाती हैं जो किसी अस्पताल के आईसीयू वार्ड में भर्ती मरीज को मिलती हैं। आपको एक आईसीयू बेड दे दिया जाएगा, वो मशीनें दे दी जाएंगी जिससे आईसीयू बेड काम करता है। साथ ही साथ एक नर्स और एक डॉक्टर जो कि वीडियो कॉल के थ्रू कंसल्ट करेंगे। बताया गया कि किसी अस्पताल में एक आईसीयू बेड का जितना खर्च आता है, उसके मुकाबले घर पर आईसीयू बेड लगवाना ज्यादा सस्ता पड़ता है। कुछ एक पेशेंट्स हैं जिनके लिए आईसीयू एट होम एक बहुत अच्छा, बहुत यूजफुल कॉन्सेप्ट है और उन्हीं पेशेंट्स के लिए इसे इम्प्लीमेंट किया जाता है। कोरोना संकट में ही कई लोग अपने घरों में आईसीयू बेड लगवाकर इलाज करवा चुके हैं और ठीक भी हो चुके हैं। उन्होंने 24 घंटे के लिए मुझे होम आईसीयू में माहौल बना के दिया घर पर ही, जिसकी वजह से आज मैं ठीक हो पाई हूँ। होम आईसीयू सेटअप पर डॉक्टरों का मानना है कि कुछ दिनों के लिए घर पर रहकर इलाज करवाया जा सकता है, लेकिन मरीज की हालत ज्यादा गंभीर होने पर उसे अस्पताल में ही भर्ती होना चाहिए। राजस्थान में पायलट गुट के एक और विधायक ने बागी तेवर दिखाए। राजस्थान में कांग्रेस के एक और विधायक वेद प्रकाश सोलंकी ने भी चेतावनी दी कि अगर उनके इलाके में काम नहीं होंगे तो वो भी इस्तीफा दे देंगे। वेद प्रकाश सोलंकी को भी पायलट गुट का करीबी माना जाता है। एक दिन पहले विधायक हेमाराम चौधरी ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। अगर सरकार सहयोग नहीं करेगी तो विधायक क्या करेंगे? दिल्ली के पंजाबी बाग इलाके में नॉन कोविड मरीजों के लिए एक केयर सेंटर की शुरुआत की गई। इसके लिए एक इमारत की पार्किंग को अस्पताल की शक्ल दे दी गई और मरीजों के लिए सभी जरूरी सुविधाओं का इंतजाम किया गया। ये पूरा सेंटर यहाँ पर बनाया गया है, जहाँ पर हर एक बेड के साथ आप देखेंगे सिलेंडर है, कॉन्सेंट्रेटर है, यानी कि ऑक्सीजन की सुविधा यहाँ पर दी गई है। बताया गया कि वो मरीज जिन्हें कोरोना नहीं है, उन्हें इस सेंटर से काफी फायदा मिल रहा है, क्योंकि अस्पतालों और नर्सिंग होम में कोरोना मरीजों की भरमार हो गई है। जो पेशेंट कोविड नॉन कोविड हैं, जिनको अस्थमा की प्रॉब्लम है, जिनको फीवर है, तो उन लोगों के लिए रिलीफ सेंटर है। चंडीगढ़ और हैदराबाद समेत देश की 3 बड़ी लैब ने कोरोना पर चौंकाने वाला दावा किया। इन लैब ने बताया कि कोरोना मरीज के एक जगह से जाने के बाद भी वायरस हवा में करीब 2 से 3 घंटे तक मौजूद रहता है। अमित मिश्रा कोरोना से ठीक हो गए। उनकी कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आई। वो आईपीएल के दौरान कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। महाराष्ट्र के नागपुर में पुलिस ने 2 ऐसे लोगों को गिरफ्तार किया जो कोरोना मरीजों की मौत के बाद उनकी चीजें चुरा लेते थे। ये दोनों आरोपी कोरोना मरीजों के अंतिम संस्कार के काम से जुड़े थे। मध्य प्रदेश के बैतूल में पुलिस ने कोरोना वैक्सीन लगवाने के नाम पर ठगी करने वाले एक गिरोह का पर्दाफाश किया। पुलिस ने इस मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोप है कि ये गिरोह वैक्सीन लगवाने के लिए कोविन पोर्टल पर स्लॉट बुक करने का झांसा देकर लोगों को चूना लगाता था। एडवर्टाइज किया जाता था कि हम स्लॉट्स उपलब्ध करवाएंगे, 800 रुपए प्रति स्लॉट इनके द्वारा पैसे की मांग की जाती थी। ठगी के इस धंधे को चलाने के लिए इन लोगों ने एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बना रखा था। टाउटे तूफान का असर दिल्ली, एनसीआर समेत पूरे उत्तर भारत में आज भी देखने को मिल सकता है। न्यूज 18 की प्रियंका कांडपाल की रिपोर्ट है कि आज भी दिल्ली समेत पूरे एनसीआर में रुक रुक कर बारिश होते रहने का अनुमान है। हरियाणा, दिल्ली, उत्तरी राजस्थान और पश्चिमी यूपी में बारिश के साथ ही तेज हवाएं भी चलती रही। मौसम विभाग ने पश्चिमी यूपी के कई जिलों में जोरदार बारिश के साथ ही ओले गिरने का अनुमान भी जताया है। वहीं उत्तराखंड के मैदानी और पहाड़ी इलाकों में भारी
से बहुत भारी बारिश की आशंका है। मौसम विभाग के मुताबिक 19 मई को दिल्ली का अधिकतम तापमान 23.8 डिग्री दर्ज किया गया, जो कि सामान्य से 16 डिग्री कम था। तापमान में इस गिरावट की वजह से लोगों को ठंड का एहसास होने लगा। अमेरिका की स्पेस सेना के ताकत और बढ़ाने के लिए फ्लोरिडा से दुश्मन देश की मिसाइल का पता लगाने वाला एक नया उपग्रह अंतरिक्ष में लॉन्च कर दिया गया। जंग के मैदान में अमेरिकी सेना का बड़ा साथी साबित होने वाला यह उपग्रह $100 करोड़ यानी भारतीय रुपयों में करीब 7300 करोड़ रुपए की लागत से बना है, जिसे पृथ्वी की कक्षा में पहुंचाने के लिए एटलस 5 रॉकेट लॉन्च पैड पर बिल्कुल तैयार खड़ा नजर आया। जैसे ही उल्टी गिनती पूरी हुई, रॉकेट अपने सफर पर निकल पड़ा। 2, 1 and lift off। रॉकेट ने इतनी तेज रफ्तार पकड़ी कि देखते ही देखते वो दूर आसमान में पहुंच गया। मंत्रमुग्ध कर देने वाले ऐसे नजारे को देखने के लिए समंदर किनारे लोगों का मजमा लग गया। महज कुछ ही मिनटों में सैटेलाइट अंतरिक्ष में पहुंच गया और पृथ्वी उसके नीचे नजर आने लगी। बताया गया कि इस सैटेलाइट में इंफ्रारेड सेंसर लगे हैं। जैसे ही कोई मिसाइल दुनिया के किसी भी कोने में लॉन्च होने वाली होगी, उसी वक्त सैटेलाइट उससे निकले गर्म धुएं के गुबार का पता लगा लेगा और हमला होने से पहले ही अमेरिका की सेना को चेतावनी दे देगा। दिल्ली के पास यूपी के नोएडा में बारिश के बावजूद शराब की दुकानों पर लोगों की भीड़ दिखी। बढ़ता कोरोना खतरे का डर भी इन लोगों को उनके घरों पर नहीं रोक पाया और देखते ही देखते शराब की दुकानों के बाहर लंबी कतार लग गई। बारिश की बूंदों के बीच ये लोग दुकानों के बाहर अपनी बारी का इंतजार करते दिखे। इनमें कई बारिश से बचने के लिए छाते पकड़े नजर आए, जबकि कुछ ने तो बारिश की परवाह तक नहीं की। ऐसा ही हाल इलाके की दूसरी दुकानों पर भी दिखा, जहाँ शराब की चाहत में लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों की जमकर धज्जियां उड़ाई। अमेरिका के एरिजोना से एक चौंकाने वाला वीडियो सामने आया। वहां एक छोटे विमान को हाईवे पर ही उतार दिया गया। पायलट ने विमान का ईंधन खत्म होने के बाद उसकी इमरजेंसी लैंडिंग कराने का फैसला लिया, लेकिन आसपास कोई रनवे नहीं होने की वजह से पायलट ने इसे हाईवे पर ही उतार दिया। सामने आई तस्वीरों में ये छोटा विमान हाईवे के बीच की खाली जगह पर खड़ा नजर आया। जानकारी मिलते ही पुलिस की कई टीमें वहां पहुंची और विमान को हटाने का काम शुरू किया गया। तस्वीरों में कुछ पुलिस वाले इस विमान को क्रेन की मदद से गाड़ी में लादते दिखे। इस दौरान ट्रैफिक पर असर न पड़े, इसका भी ध्यान रखा गया। बताया गया कि विमान में सिर्फ पायलट ही मौजूद था, जिसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा। बॉम्बे हाईकोर्ट ने वहां के नगर निगम से घर घर वैक्सीन लगाने की तैयारी पर जवाब मांगा। बॉम्बे हाईकोर्ट ने मुंबई के नगर निगम बीएमसी को घर घर जाकर वैक्सीन लगाने का सुझाव दिया। अदालत ने कहा कि अगर बीएमसी चाहे तो कोर्ट उसे घर घर जाकर वैक्सीन लगाने की इजाजत दे सकती है, लेकिन इसके लिए उसको बताना होगा कि उसकी तैयारी क्या है। दिल्ली के मालवीय नगर में 36 बिस्तरों वाले कोविड केयर सेंटर की शुरुआत की गई। इस सेंटर को पुलिस ट्रेनिंग स्कूल के कैंपस में बनाया गया है। यही नहीं, वहां मनोरंजन और योग करने की भी सुविधा होगी। इस कोविड केयर सेंटर में पुलिस जवानों और उनके परिवारों का इलाज होगा। कोरोना संकट के बीच राजस्थान सरकार ने 21 जून तक पूरे राज्य में धारा 144 बढ़ाने का फैसला लिया। मुक्केबाज मनीष कौशिक और सतीश कुमार एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप में हिस्सा नहीं ले पाएंगे, क्योंकि वो अभी कोरोना से पूरी तरह से नहीं उबरे हैं। एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप 24 मई से दुबई में होगी। गुजरात के कई इलाकों में टाउटे तूफान की वजह से आम की फसल बर्बाद हो गई, जिसकी एक तस्वीर गिर सोमनाथ से आई। वहां एक बाग में जमीन पर बिखरे कच्चे आमों को कुछ लोग इकट्ठा करते दिखे। टाउटे ने गिर सोमनाथ और ऊना के आसपास में भारी तबाही मचाई है। खासतौर पर किसानों की फसलों को नुकसान पहुंचा है। तेज हवाओं के चलते ये सारे के सारे आम गिर चुके हैं। तूफान की वजह से आई इस तबाही ने किसानों की कमर तोड़कर रख दी। किसानों का दावा है कि उनका करोड़ों का नुकसान हुआ। तेज हवा चल रही थी, वो पूरा केसर का पाक था, वो पूरा गिर गया। मजदूरी का भी पैसा नहीं होगा। कोरोना संकट में कंपनी ने इम्यूनिटी बढ़ाने वाली आयुर्वेदिक चॉकलेट लॉन्च कर दी। इसे अप्रैल में ही मार्केट में उतारा जा चुका है। फिलहाल इस चॉकलेट को ऑनलाइन ही खरीदा जा सकता है। 4 तरीके के वेरिएंट्स कंपनी ने निकाले हैं। ज्यादा डिमांड में जो चॉकलेट है, ये इसका नाम है एक्टिव इम्यूनिटी चॉकलेट, जो आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाएगा। जिन लोगों ने इसे चखा, उनमें कुछ ने इस पर अपनी राय रखी। काफी अच्छी है, इफेक्टिव है। इस चॉकलेट को खाने पीने के सामान की क्वालिटी पर नजर रखने वाली एजेंसी FSSAI से लाइसेंस मिल चुका है। ऐसे में इसे बनाने वाली कंपनी को उम्मीद है कि आने वाले दिनों में उसकी चॉकलेट की डिमांड बढ़ जाएगी। आयुष की जो गाइडलाइंस थी काढ़े को लेकर, उन्होंने जो कुछ प्रिस्क्राइब्ड इंग्रेडिएंट्स बताए थे, तो वो हम लोगों ने चॉकलेट में इन्फ्यूज करे। दिल्ली के पास हरियाणा के गुरुग्राम से एक हैरान करने वाला वीडियो सामने आया, जिसमें 2 गुटों की लड़ाई में कुछ लोगों पर एक आदमी की पीट कर हत्या करने का आरोप लगा। बताया गया कि मारपीट का ये वीडियो 3 दिन पुराना है।
जिसमें कुछ लोग लाठियों से हमला करते दिखे। इन हमलावरों ने वहां एक बुजुर्ग को घेर कर उस पर कई वार किए। बड़ा फिल्म बनाएगी, सब्जी बना मारपीट करने वालों में महिलाएं भी शामिल दिखी। इसके अलावा इन लोगों ने वहां कई मकानों पर पथराव भी किया, लेकिन इसी बीच किसी ने अपने मोबाइल से इनका वीडियो बना लिया। बताया गया कि इन दो गुटों के बीच पहले भी किसी बात पर झगड़ा हुआ था, जिसकी जांच पुलिस ने शुरू कर दी। दिल्ली के निरंकारी कोविड केयर सेंटर से हैरान करने वाला एक वीडियो सामने आया, जहां कोरोना मरीजों का मनोबल बढ़ाने के लिए उन्हें डांस करवाया गया, जिसकी कुछ तस्वीरें भी सामने आई। उनमें एक तस्वीर में कुछ डॉक्टर और नर्स हिंदी फिल्मों के गानों पर डांस करते दिखे। पीपीई किट पहने इन स्वास्थ्य कर्मियों ने कोविड केयर सेंटर का माहौल ही बदल दिया। कोरोना मरीजों की हौसला अफजाई के लिए जैसे ही स्वास्थ्य कर्मियों ने थिरकना शुरू किया, बिस्तरों पर लेटे मरीज भी जोश से भर गए। इस महामारी को भूलकर वो लोग भी अपनी अपनी जगह पर खड़े हो गए और डांस करने लगे। कुछ मरीज तो बिस्तर पर ही बैठे बैठे झूमते दिखे। स्वास्थ्य कर्मियों की ये कोशिश रही कि मनोरंजन के इस तरीके से कोरोना मरीज अच्छा महसूस करें। मध्य प्रदेश में पुलिस ने शंख बजाकर लोगों को जागरूक किया। मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर जिले में पुलिस ने शंख बजाकर लोगों को कोरोना खतरे से जागरूक किया। पुलिस वालों ने चौराहों पर शंख बजाया और लोगों को कोरोना संकट से बचने के लिए अपने घरों में रहकर योग, प्राणायाम और कसरत करने का सुझाव दिया। शंख बजाने से उनके लंग्स को शक्ति मिलती है, ताकि कोविड-19 से लड़ने में उनके शरीर को और भी सक्षम बनाया जा सके। ईडी ने नवनीत कालरा के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया। नवनीत कालरा पर दिल्ली में ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर की कालाबाजारी का आरोप है। कोरोना की तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए यूपी सरकार तैयारी में जुट गई है। न्यूज़ 18 के अजीत सिंह की रिपोर्ट है कि इससे निपटने के लिए संसाधनों के साथ एक्सपर्ट का पैनल भी तैयार किया जा रहा है। खासकर गोरखपुर समेत पूर्वांचल के कई इलाकों में एन्सेफेलाइटिस यानी बच्चों में होने वाले दिमागी बीमार का इलाज करने वाले डॉक्टरों की मदद लेने के लिए कहा गया है। और यही डॉक्टर यूपी के दूसरे बड़े अस्पतालों के डॉक्टरों को बच्चों के इलाज की ट्रेनिंग देंगे, जिसके लिए उनको गोरखपुर भेजा जाएगा। ये पूरी तैयारी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर स्वास्थ्य विभाग कर रहा है, क्योंकि ऐसी आशंका है कि तीसरी लहर बच्चों के लिए घातक हो सकती है। मैं हूं किशोर अजवाणी। आज की ताजा खबर जारी है।